नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम जो है संस्कृत के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने कल पहला पार्ट कर लिया था और आज ये दूसरा पार्ट है। अभी तक अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जा कर के या वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से आप ये देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने जो है पहले में कितने कौन कौन से वर्ण होते हैं, वर्ण के भेद कौन से होते हैं, ये सारा कर लिया था। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उच्चारण स्थान, यानी कि उच्चारण स्थान वाला जो पार्ट जो आज करने वाले हैं। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी में, और सेम टू सेम वही रहेगा। और ये दूसरा टाइप है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि उच्चारण स्थान होते क्या हैं। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? उच्चारण स्थान वे प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है, अर्थात जब हम उच्चारित करते हैं किसी वर्ण को तो हमारे मुख तंत्र के अंदर, स्वर तंत्र के अंदर जहाँ परिवर्तन होते हैं वही क्या होता है, हमारा उच्चारण स्थान होता है। और सामान्यतः ये 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 हैं, क्योंकि उपध्मानीय नाम वो जो है इन्होंने एक अलग से बताया है। तो जो है उच्चारण स्थान पाणिनि के अनुसार पूछें तो पाणिनि शिक्षा जो ग्रंथ है उसके अनुसार देखें तो कितने हैं, 8 हैं। और अगर वैसे देखें तो सामान्य रूप से कितने होते हैं, 7 होते हैं। चलिए इसके बाद में उच्चारण स्थान कौन कौन से है। सबसे पहला है कंठ। सबसे पहला उच्चारण स्थान कौन सा है? सबसे पहला उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है। ठीक है, तो इसमें देखिए सूत्र हैं, सूत्र के हिसाब से करेंगे। तो हमने पहले जिक्र किया था कु जो है, कु का अर्थ क्या है, पूरा क वर्ग है। कु का अर्थ है पूरा क वर्ग। तो जो है पूरा क वर्ग जो है, कु से पूरा क वर्ग होगा तो ए से ए हो गया हमारा। ठीक है, ए का अर्थ है पूरा ए और आ दोनों। कु से पूरा क वर्ग है। और विसर्जनीय यानी विसर्ग, यानी ए आ क वर्ग और विसर्ग और है, क्योंकि विसर्ग और है दोनों का एक जैसा होता है। तो ये इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसके बाद में दूसरा सूत्र हमारा है इचु या सा नाम तालु। इचु या सा नाम तालु, ई दोनों ई आ गई, हर्ष और दीर्घ, च वर्ग ये श, ये इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तालु होता है। ठीक है, तीसरा है री टूर्षणाम मूर्धा। री टूर्षणाम यानी री टू से पूरा ट वर्ग और रे और श, इनका स्थान क्या है, मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसी तरीके से लृ तुलसा नाम दंत। लृ तुलसा नाम दंत यानी लृ तू से त वर्ग तथ दधन। ठीक है, और ल और स, ये तालव्य सकार। इस स को क्या बोलते हैं, इसको तालव्य सकार बोलते हैं। और ये लृ जो है ये संस्कृत में आता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। तो ये जो है इनका उच्चारण स्थान क्या है, दांत है, दंत है। इसके बाद में देखिए उपध्मानी नाम ओष्ठो। उपध्मानी जो उपध्मानी वाला जो ये प और फ के बाद में ये जो आता है, ये उपध्मानी बोलते हैं इसको। यानी प और फ के बीच में इस तरह का आता है चिन्ह, उसको उपध्मानी बोलते हैं। तो ये जो है इनका उच्चारण स्थान। ठीक है, और जो है प वर्ग का, ऊ का, प वर्ग का, उपध्मानी नाम ओष्ठो। और उपध्मानी जो होती है, उपध्मानी जो होती है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं जब ऊ को आप उच्चारित करेंगे तो क्या होगा, आपके जो होठ हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद में जो है अगला है यम अंगणा नाम नासिका। ये मैं अंगणे अंगण और न, यानी जो 500 वर्ग होते हैं, 500 वर्ग के जो अंतिम अक्षर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, नासिका वर्ण बोलते हैं। अब होता क्या है, जैसे एक बार ये पूछा था कि ये जो अंग है, इस अंग का उच्चारण स्थान कौन सा है, और वहां आपको ऑप्शन कौन कौन से मिले। ऑप्शन वहां दो मिले, आप दो जो थे उसमें कंफ्यूजन थी। एक तो आपका था नासिका, ठीक है, और दूसरा जो वहां ऑप्शन वो था कंठ। अब देखिए आप बताइए यहाँ क्या करेंगे, नासिका करेंगे या कंठ करेंगे? क्योंकि जो कंठ है वो अगर कै ख ग घ अंग कैवर के हिसाब से देखें तो उच्चारण स्थान कंठ होता है, और यमंगना नाम नासिका च, इनके हिसाब से देखें तो नासिका होता है। अब बताइए आप कौन सा करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो कौन सा करेंगे, ऐसी स्थिति में आप जो है वो करेंगे नासिका। नासिका करेंगे क्योंकि नासिका मुख्य रूप से है। ठीक है, अगर ऐसा ऑप्शन हो कि नासिका और कंठ दोनों आ जाए, नासिका और कंठ अगर दोनों आ जाए, तो फिर आप जो है उपरोक्त दोनों या ए और बी दोनों इस तरह का आ जाता है, तो फिर आप वो दोनों कर सकते हैं, यानी कि वो ऑप्शन कर सकते हैं जिसमें दोनों का बताया हो। अदरवाइज आप क्या करेंगे, सिर्फ एक करेंगे। ठीक है, यानी नासिका करेंगे। इसके बाद में अगर देखें आई दो तो कंठोष्टम, कंठ तालु, सॉरी, ए
और आई, ठीक है। ए और आई है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। कैसे? क्योंकि ए और जमा ई, इससे क्या बना था? ए बना था। ए और ई से क्या बना? ए। ए का उच्चारण स्थान कौन सा? कंठ है। ई का कौन सा है? तालु है, ठीक है। ई का तालु है, ए का कंठ है, और इन दोनों से मिलकर ए बना है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? कंठ और जो है तालु दोनों, कंठ और तालु यानी कंठ तालु हो जाएगा इसका। इसी तरीके से ओ जो बना है, ओ की बात करें या औ की बात करें, ये दोनों किससे बने हैं? ए जमा ऊ से। ए जमा ऊ से क्या बना? ओ बना, ठीक है। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का है ओष्ठ, तो दोनों का क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? दोनों का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ, ठीक है। अब देखिए वकारस्य दंतोष्ठम, वकार जो वह है इसका आपने अलग से करना है। वकारस्य दंतोष्ठम यानी वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ है। वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ है। इसके बाद में देखें जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्य यानी कि जो क और ख जो होता है, क और ख के बीच में इस तरह का अगर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिह्वा मूल्यम कहते हैं। अगर ये आता है तो उसका उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल्य है, ठीक है। और इसके बाद में जो है आपका बचता है अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ है ये जो आप बिंदी लगाते हैं ऊपर, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? खासकर नॉर्मली ये क्या होता है कि ये जो 5 होते हैं ना, जैसे अंगे, ये, अणे, ने और मैं, ये जब हलंत वाले होते हैं और अंत में आते हैं तो इनका क्या बन जाता है? अनुस्वार बन जाता है। तो ये अनुस्वार जब बनता है, इन 500 में से किसी एक का रूप होता है, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका, तो फिर इसका उच्चारण स्थान भी कौन सा होगा? नासिका होगा। चलिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है और कई बार हो जाता है। चलिए हमारी फाइल जो है ओपन हो गई ओपन, ठीक है। और तो देखिए इसमें हमने किया था उच्चारण स्थान, चलते हैं उधर, वहीं चलते हैं जहाँ से हमने बीच में, हाँ ये आ गया। तो जो अनुस्वार जो हमारा होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अनुस्वार का उच्चारण स्थान जो है वो नासिका होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा इसके बाद में देखें, इसके बाद देखें तो देखिए ये यहाँ दिया हुआ है, ये तालिका दी हुई है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण स्थान सिर्फ एक है, ऐसे वर्णों की संख्या कितनी है? 32, यानी जिनका उच्चारण स्थान केवल एक है, ऐसे कितने? 32 हैं। साथ में विसर्ग और जिह्वा मूल्यम उपध्मानी तथा अनुस्वार का उच्चारण भी एक ही है, यानी कि इनके साथ जो ये जो है, ये इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? क्या है? एक ही है। 32 तो वर्ण है, इनके अलावा विसर्ग, जिह्वा मूल्यम, उपध्मानी, इनके अनुसार उच्चारण स्थान भी क्या? एक है। 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण 10 हैं। कौन कौन से हैं? 2 जो है वो आप यहाँ इस तालिका में देख सकते हैं। देखिए ये एक तो आपके ये हो गए, ठीक है। ये आपके क्या है? ये नासिका वाले उच्चारण स्थान है, ठीक है। और इन 5 से जब नासिका ये अनुस्वार बनेगा तो उसका उच्चारण स्थान भी क्या रहेगा? आपका नासिका रहेगा, ठीक है। और 2 उच्चारण स्थान वाले कौन कौन से हो गए? 5 तो ये हो गए। इसके अलावा देखिए अब आगे करते हैं यत्न। जो ये वर्ण होते हैं हमारे, इनके यत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हम इसको करने वाले हैं। यत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न 2 है। आभ्यंतर कौन से होते हैं? वर्णों के उच्चारण के पूर्व जो प्रयत्न हृदय में करना पड़े उसको अभ्यंतर, यानी कि जो आवाज जो है वो गले के अंदर से ही हो, अंदर से हो, उसको हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। स्पृष्ट जो स्पर्श होते हैं, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 प्रकार अभ्यंतर जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कैसे? जो स्पृष्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। स्पृष्ट व्यंजन है वो क्या कौन से होते हैं? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शनाम, यानी जो स्पर्श होते हैं कौन से? कै से लेकर के मैं तक जो थे वो सारे के सारे किस में आते हैं? स्पृष्ट व्यंजन में आते हैं। ईषद स्पृष्ट जो है वो कौन से हैं? जो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ कौन से किए थे? य, र, ल और व, ये अंतस्थ हैं, ये क्या है? आपके ईषद स्पृष्ट हैं। ईषद विवृत जो है वो कौन से हैं? ऊष्म जो है,
उष्म यानी श और है, स और है, ये जो आपके हैं ये क्या है, ये ईसत स्पृष्ट हैं, ठीक है। और विवृत जो होता है, विवृत में क्या आते हैं, विवृत में जो स्वर हैं आपके वो विवृत में आते हैं। और संवृत जो है, संवृत में एक ही होता है, जो अ आता है वो जो है वो केवल हर्ष व आकार, यानी केवल अ जो है अकेला, आ नहीं, केवल अ जो है वो क्या आएगा, वो आएगा आपका संवृत में, ठीक है। तो आप इनको क्रम से याद रख सकते हैं। जैसे आपने याद किया था कि स्पृष्ट यानी 25 स्पर्श जो होते हैं वो स्पृष्ट होते हैं। इसके बाद में ईसत स्पृष्ट जो है वो कौन से, जो स्पर्श के अंत में आते हैं यानी अंतस्थ वाले। और उसके बाद में जो है ईसत विवृत, यानी पहले स्पृष्ट, फिर ईसत स्पृष्ट, फिर ईसत विवृत, फिर विवृत। तो विवृत में सारे स्वर आ जाएंगे और संवृत में क्या है, अकेला जो आकार है वो आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक विशेष बात दी है नोट डाल के, और ये क्या कहा इन्होंने कहा है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर परिवर्तन 4 होते हैं, ठीक है। कैसे कि इन्होंने कहा है श है उष्म तथा स्वरों का अभ्यंतर परिवर्तन विवृत ही है, यानी इनका जो है स्वरों को विवृत ही कहा है इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि कितने हैं तो फिर 5, और अगर ये पूछ ले कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ये सिद्धांत को लघु सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो है वो कितने हैं, आपके 4 ही माने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और आगे का जो पार्ट है वो बाद में अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।